हेलो बच्चों, स्वागत है एक नई वीडियो में। सीबीएसई के 12th बोर्ड के एग्जाम में बायोलॉजी में 100 में से 100 नंबर लाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोलॉजी में 100 में से 100 नंबर कैसे स्कोर किए जा सकते हैं, और इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे जो इस वीडियो में बताई गई हैं तो 100 ना सही लेकिन 90+ मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं बायोलॉजी के 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो आइए सीबीएसई के इस स्पेशल बायोलॉजी पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए और साल भर हम क्या क्या करेंगे जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली बात है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की बुक है 12th की, उससे ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कई बार आंसर की और सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई देते हैं उसमें देखा गया है कि जो आंसर है वो बिल्कुल फिक्स लैंग्वेज एनसीईआरटी की ही यूज कर रहे हैं, पूरा कॉपी किया हुआ है एनसीईआरटी बुक का कोई पोर्शन। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से समझते हैं, हर एक पॉइंट को ध्यान से साल भर पढ़ते हैं और कम से कम 5 से 6 बार इस एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चाहिए। इजीली हमने समझना चाहिए हर एक पॉइंट को, और टीचर से मदद लेनी चाहिए, ट्यूटर से मदद लेनी चाहिए, जिससे कि हम हर एक टॉपिक को आसानी से डाइजेस्ट कर पाएं और लैंग्वेज को समझ पाएं कि क्या क्या पूछा जाता है। वैसे हर एक चैप्टर में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो काफी शॉर्ट और काफी अच्छा दिया हुआ है। एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स आ सकते हैं उनको टच किया हुआ है हर एक पैराग्राफ में। तो एनसीईआरटी बुक इज द की ऑफ सक्सेस इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही अच्छे मार्क्स स्कोर करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप 90+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपने लेनी होंगी। अच्छी अच्छी बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, नोट्स की बुक्स हो, या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हो, या इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो बार बार पूछे जाने वाले बोर्ड में क्वेश्चंस हैं, इनके लिए कुछ बुक्स स्पेशल दी गई हैं। इनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेजेस, इनमें से कोई भी स्पेशल बुक आप ले सकते हैं। वैसे मैं ओसवाल की बुक से जो है तैयारी करवाता हूँ बच्चों को, और भी कई सारी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिनका आप यूज कर सकते हैं। और जो चैप्टर में जो टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ने के बाद उन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और अलग अलग टाइप से जो क्वेश्चन को मोड़ मोड़ कर घुमा घुमा कर जो क्वेश्चन पूछते हैं उन सबको प्रैक्टिस करवाया जाता है इन बुक्स में। तो जो आपने एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है वो भी अच्छी क्वालिटी का लेना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उन्हें प्रैक्टिस भी करना होगा, हर एक क्वेश्चन को आपने इन बुक्स में से लर्न कर लेना होगा, समझ लेना होगा, तब आप 90+ स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी में। अगला तीसरा पॉइंट ध्यान में देना होगा कि प्रैक्टिस ऑल डायग्राम्स विथ करेक्ट लेबलिंग। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं वो सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें खास बात यह है कि जो लेबलिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक डायग्राम के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके काम क्या क्या हैं, और ये डायग्राम्स मतलब किस किस आधार पर पूछे जा सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि डायग्राम दिया हुआ होगा और उनमें पॉइंट को पुटअप किया होगा और ABCD या 1 2 3 4 लिखा होगा, और उनके नंबर्स की जगह आंसर में आपने उनके पार्ट्स के नाम देने होंगे। तो हर एक पार्ट का नाम यानी लेबलिंग और उसके फंक्शंस क्या क्या है वो आपने नोट करने होंगे डायग्राम्स में ही। आप एनसीईआरटी की बुक लेकर उसमें जो डायग्राम्स हैं उनमें जो पार्ट्स के नाम हैं डायग्राम के, उनके आगे ही उसका फंक्शंस लिख सकते हैं पेंसिल से, ताकि याद करने में आसानी हो। और एक बार जब पूरे बुक के डायग्राम्स के फंक्शंस या पार्ट्स के फंक्शंस आपको पता चल जाए तो रिवीजन जब आप करें तो इजीली रिवाइज कर सकें और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकें। तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और फ्यूचर में मैं ऐसी वीडियोस भी इस चैनल पर अपलोड करूंगा जिसमें जो डायग्राम से संबंधित क्वेश्चंस हैं उन्हें अलग अलग रूपों में जो पूछा जाता है उनको भी हम यहाँ पर जरूर अपलोड करेंगे आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसमें सीबीएसई ज्यादा ध्यान देती है और उनको बार बार पूछती है अलग अलग रूपों में, इन चीजों को हमने पता करना होगा। अब वो हम कैसे पता कर सकते हैं? इसे पता करने के 2 उपाय हैं। पहला,
पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखिए और क्वेश्चन बैंक्स जो बुक हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। पिछले साल के कई सालों के जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे और उनके जो अलग अलग सेट्स आते हैं ए, बी और सी, अलग अलग सेट्स को जब आप हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं और किस चैप्टर के किस टॉपिक से किस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, वो आपको समझ में आ जाएगा और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे। और जैसे ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए उसमें ज़्यादा फोकस करके आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और जो क्वेश्चन बैंक्स हैं जिनमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनका यूज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। पांचवा इंपॉर्टेंट बिंदु है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जैसे इकोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, लास्ट यूनिट जो है उसमें ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन ग्राफ की प्रैक्टिस आप करिए और बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्राफ से संबंधित जो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे वो आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, जो जेनेटिक डिजीजेस उनमें डोमिनेंट, रिसेसिव और ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड या जो कैरेक्टर के जो जीनोटाइप हैं उन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस हमने बार बार करनी पड़ेगी। इसके बाद ब्लड ग्रुप रिलेशनशिप से संबंधित आते हैं, माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ये है, बच्चे का क्या होगा, या माता का ये है, बच्चे का ये है, पिता का क्या हो सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस हमने अलग से बार बार करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट करने होंगे और उनको बार बार हल करना होगा। 6th पॉइंट है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं आजकल सीबीएसई के बोर्ड पेपर में, और हमने कम से कम 5 केस बेस्ड क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से हल करने होंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और केस बेस्ड स्टडी से हम आंसर्स निकालना सीख सके। ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, बहुत हार्ड भी हो सकते हैं, और वो जो पैराग्राफ दिया हुआ है उससे आ भी सकते हैं और अलग से जो नॉलेज आपने गेन किया साल भर उससे भी आ सकते हैं। तो इसलिए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और कम से कम मैक्सिमम 5, 6, 7 मार्क्स के, ये कम से कम 6 मार्क्स के तो आते ही हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। तो इसलिए बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 7th पॉइंट असर्जन एंड रीजन क्वेश्चंस। हमने हर एक चैप्टर से कम 20 असर्जन और रीजन क्वेश्चंस को हल करना होगा और उनसे हमें पता चल पाएगा कि ये असर्जन रीजन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। और जब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस हम हर एक चैप्टर के हल कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी हमें पेपर में उनके आंसर देने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस से ही आपको आ सकते हैं। क्योंकि हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं A, B, C, D, और ऐसा लगता है कि ये चारों में से कंफ्यूज हम रहते हैं कि यही सही है, यही सही है, यही सही है। बट जब तक हम उनकी प्रैक्टिस पहले नहीं किए रहेंगे या हमें उस पॉइंट की नॉलेज नहीं होगी कि उसमें पूछा क्या गया है या किस टॉपिक से वो संबंधित है, वो टॉपिक अगर हमारे मस्तिष्क में क्लियर नहीं होगा तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए 20 एटलीस्ट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से हल करने हैं। 8वां पॉइंट है इंप्रेस द टीचर। टीचर को हमने इंप्रेस करना होगा। 2 पार्ट है, अगर आपने 100 मार्क्स प्राप्त करने हैं तो उसमें से 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर जो प्रैक्टिकल में आप प्राप्त करने वाले हैं उसके लिए आपने अपने स्कूल टीचर को इंप्रेस करना होगा प्रैक्टिकल्स के लिए। उसके लिए आप अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ जो काम दिया जाता है आपको वो करिए। जो नोट्स दिखाने हैं या प्रैक्टिकल की नोटबुक कंप्लीट करनी है या जो प्रैक्टिकल्स बताए जाते हैं उनको करना है, ये सब अच्छे से करना होगा। इसके अलावा जो एग्जामिनर आते हैं उसमें वाइवा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसके साथ साथ स्पॉटिंग होती है। तो इन चीज़ों में अगर हम फोकस करेंगे और अपने टीचर के सामने, बायोलॉजी टीचर जो है स्कूल में, उनके सामने आइडियल स्टूडेंट आप बने रहेंगे तो आप जरूर 30 में से बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। इसके बाद 70 मार्क्स का जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके लिए आपने ऐसा लिखना होगा पेपर में जिससे कि वो जो चेक करने वाला एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो जाए। तो उसको भी इंप्रेस करना है। उसको इंप्रेस करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मेंटालिटी समझिए, वो जो टीचर हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज चेक करनी है और उसकी मेंटालिटी होती है कि बच्चे को फेल तो नहीं करना है।
और जब आप बिल्कुल ही नहीं लिखेंगे और बिल्कुल गलत लिखेंगे तो तभी आप फेल हो सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? पहला, डू क्वेश्चंस विथ पेपर क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस। तो जो ऑर्डर है क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, उनको उसी सीक्वेंस में करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। आपको सफिशिएंट नोटबुक मिलती है, आंसर शीट मिलती है, तो इसलिए आप ज्यादा जगह छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर के हिसाब से ही कीजिए। कोई नंबर 1 यहां किया, फिर 10 नंबर कर दिया, फिर 8वां करा, फिर 7वां करा, ऐसे सीक्वेंस अगर बिगड़ेगा तो टीचर को ज्यादा ढूंढना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं मार्क्स में इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम विथ करेक्ट लेबलिंग। डायग्राम जब भी पूछे जाएं साफ सुथरे बनाइए, बड़े बड़े बनाइए, काफी पेजेस हैं आपके पास, और उनमें लेबलिंग जरूर कीजिए। जहां क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया है वहां इंप्रेस करने के लिए आप, अगर आपके पास टाइम हो तो नीट एंड क्लीन डायग्राम वहां भी आप ऐड कर सकते हैं। या क्वेश्चन में पूछा गया कि 4 मेन डिफरेंसेस बताइए, तो आप 5 डिफरेंस बता दीजिए। या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आप 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए अगर आपको आते हैं तो। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के सामने और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको इससे फायदा मिलता है। अगला, डू ऑल द क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी क्वेश्चंस हल करने हैं, किसी को कभी नहीं छोड़ना है। छोड़ेंगे तो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है टीचर के साथ। इसके बाद, मेक देयर वर्क इजी। तो टीचर के लिए वर्क इजी कीजिए। आंसर अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के देने हैं तो टू द पॉइंट आप लिखिए। ऐसा नहीं कि बड़ी सी थ्योरी आपने लिख दी, टीचर पढ़ने में बोर हो जा रहा है, तो आप पॉइंट वाइज जब लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। टीचर को जल्दी आसानी होगी समझने में कि क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है, इनकी नॉलेज कितनी गहरी है इस टॉपिक पर, और वो उतने ही मार्क्स आपको देगा। नेक्स्ट, 9th पॉइंट है, कीप आंसर शॉर्ट एंड इन पॉइंट्स। देखिए सीबीएसई का जो अब पेपर पैटर्न है वो कुछ डिफरेंट हो गया है। यहाँ 60% वेरी शॉर्ट, मतलब एमसीक्यू टाइप, और मतलब 1 पॉइंट आंसर वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं, और 40% कुछ वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इस टाइप के आते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है 28वां क्वेश्चन है ये, और उसका बी है। देखिए इसमें जो आंसर्स हैं ये हैं, ये आंसर की में से देखे गए हैं आंसर, और इसके आंसर बिल्कुल पॉइंट वाइज हैं। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है ये, और दूसरा ये नीचे वाला है, ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए आधे पेज से भी कम में आ गया है, यानी उसके भी पार्ट दिए हुए हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और हर एक नंबर आपको पॉइंट वाइज प्राप्त होगा। तो अब वो जमाना धीरे धीरे जा रहा है कि लंबी लंबी थ्योरीज लिखनी है, लंबे लंबे आंसर्स आपने देने हैं, टू द पॉइंट चीजों को याद करना है, और आंसर भी बिल्कुल शॉर्ट में और पॉइंट्स में देना है। इसलिए आंसर को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लिखने से अच्छा है कि ऐसे पॉइंट वाइज उनको याद भी कीजिए और पॉइंट वाइज आंसर भी दीजिए, ताकि टीचर आपको फुल मार्क्स दे सके। 10th पॉइंट है, गिव शॉर्ट ओवरव्यू बिफोर राइट पॉइंट्स। देखिए जैसे क्वेश्चन आया, यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एविल क्वार्टर। एविल क्वार्टर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, उसकी डेफिनेशन नहीं पूछी है, लेकिन तब भी आपने एविल क्वार्टर की डेफिनेशन फर्स्ट में देनी होगी। तो यहां पर देखिए द एविल क्वार्टर हेडिंग यहां पर दी हुई है, और उस हेडिंग में पहले एविल क्वार्टर की डेफिनेशन दी हुई है इन 3 लाइन में। इसमें द एविल क्वार्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द रीजन दैट कॉजेज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। तो यहां पर इसकी पहले डेफिनेशन लिख दी, यानी इसका शॉर्ट ओवरव्यू पहले दे दिया, और उसके बाद जो मेन आंसर है दे आर, यानी एविल क्वार्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है, 4 है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लॉस ऑफ हैबिटेट, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज कंटिन्यूअसली, और इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सोटिक स्पीसीज। तो ये नीचे 4 पॉइंट अलग से दिए हुए हैं। तो किसी भी आंसर को देते समय जो क्वेश्चन पूछा है उसका मेन कॉन्सेप्ट आप दे दीजिए। जैसे कोई भाषण आपको देता है, या कोई वीडियो में शुरू करता हूं, या कोई भी शुरू करता है, तो पहले जनरल आइडिया उसका बताता है, शुरुआत में इंट्रोडक्शन देता है कि हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्या क्या फायदा हो सकता है आपको, तो जनरल इंट्रोडक्शन। ऐसे आप जब आंसर देते हैं शॉर्ट में तो इफेक्ट अच्छा पड़ता है और इंप्रेशन अच्छा जाता है, तो मार्क्स फुल मिलते हैं, तो कहीं मार्क्स कटेंगे ही नहीं। 11th पॉइंट है, गिव एग्जांपल्स।
ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देने की कोशिश कीजिए। कोई क्वेश्चन जैसे आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, तो जो परिभाषा है वो हमने लिखी डेफिनेशन कि एल्ब्यूमिनस सीड्स रिफर टू दोज सीड्स दैट रिटेन और रिस्टोर सम पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर एग्जांपल दे दिया कि एल्ब्यूमिनस सीड्स किस किस में होते हैं, मेज में, बार्ले में, कैस्टर में, सनफ्लावर में। और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में जो एंटायर एंडोस्पर्म है वो यूज कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। एग्जांपल है पी एंड ग्राउंडनट। तो एग्जांपल्स को आप जरूर लिखिए और उनको अलग पेन से भी लिख सकते हैं, उनको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख सकते हैं ब्लैक पेन से, जिससे कि आसानी से टीचर की नजरों में वो आ जाए और इजीली समझ में आ जाए। हेडिंग्स कभी भी दूसरी पेन से या हाईलाइटेड पेन से लिखनी है। 12th पॉइंट है डायग्राम्स के ऊपर। डायग्राम्स पर हमने विशेष फोकस करना है। पहले तो प्रैक्टिस करनी है सभी डायग्राम्स की जितने भी एनसीईआरटी बुक में है। इसके बाद 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, नीट एंड क्लीन डायग्राम, वेल लेवल डायग्राम और नॉट टू स्मॉल डायग्राम। ये तो हमने पहले भी बता दिया, लेकिन एक चीज और है यहां ध्यान देने योग्य कि गिव 2 हेडिंग्स। हमेशा जो भी डायग्राम आप बनाएंगे उसमें 2 हेडिंग देंगे। पहली हेडिंग मेन हेडिंग होगी, जो ये है, देखिए मेन हेडिंग। जैसे ये जो फोटो यहां पर दी गई है ये ट्रांसक्रिप्शन की है, तो ऊपर आप लिख दीजिए ट्रांसक्रिप्शन। मेन हेडिंग मत लिखना आप, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ, आप सीधा लिख दीजिए ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ये डायग्राम बनाया और नीचे फिर एक डिस्क्रिप्टिव हेडिंग भी दी जा सकती है। जैसे फिगर क्या बोल रहा है, शोइंग द 3 स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो जो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके 3 स्टेप्स इस चित्र में बताए हुए हैं, तो क्या बताया हुआ है वो वहां डिस्क्रिप्शन में दिया जा सकता है। तो 2 हेडिंग आप डायग्राम्स के कभी भी बनाइए, तो इससे ज्यादा इफेक्ट अच्छा पड़ता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और मार्क्स फुल मिलते हैं। 13th, सॉल्व सैंपल पेपर्स एज मेनी एज पॉसिबल। सैंपल पेपर आप जितने ज्यादा हल करेंगे उतना ज्यादा आपके नंबर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट्स तो आपने करने ही करने हैं, सैंपल पेपर्स करने ही करने हैं। वो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं आपको, ऑफलाइन कई सारी बुक्स आती हैं अच्छी अच्छी, उन बुक्स का यूज कीजिए। और जो 10 सैंपल पेपर्स हैं, पिछले साल के पेपर्स तो हैं वो अलग हैं, लेकिन सैंपल पेपर्स आप जरूर हल कीजिए, जिससे कि क्वेश्चन के आंसर देने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़े और क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं वो भी आपको समझ में आए। तो अधिक से अधिक सैंपल पेपर पर विशेष फोकस कीजिए। इट इज द मेन पॉइंट, इट इज द बेस्ट पॉइंट फॉर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी। 14th, राइट व्हाटएवर बट डोंट लीव द क्वेश्चन। क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ना है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को लिखना है। चाहे आपको बिल्कुल फिक्स आंसर नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा जो आपको याद आ रहा है उस समय, या आपने पढ़ा है कुछ उससे रिलेटेड, उससे संबंधित थोड़ा सा, तो वो भी आप लिख दीजिए। लेकिन क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है। आपको अटेम्प्ट न करने पर 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अटेम्प्ट करने पर हाफ मार्क्स जरूर मिल सकते हैं। जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके आधे नंबर जरूर मिल सकते हैं। इसलिए कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन कभी मत छोड़िए। तो ये तो बेस्ट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम ध्यान दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमेशा सही लिखना है, क्वेश्चन नंबर फिर आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर फिर आंसर। दूसरा, आंसर्स ही आपने लिखने हैं, क्वेश्चंस नहीं उतारने हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन उतारने में बैठ जाते हैं, क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम वेस्ट होता है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, उसको उतार के फिर आंसर आप लिखेंगे तो समझ लीजिए 3 घंटे क्या आपके 6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी क्वेश्चंस आपने नहीं लिखने, सिर्फ आंसर आंसर, और क्वेश्चन नंबर हमेशा सही होने चाहिए। तो इन मेन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान देंगे तो बायोलॉजी में आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। 90+ क्या 100 मार्क्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत ही जरूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी में आप बहुत अच्छा करें, 90+ स्कोर करें और इसके बाद नीट की भी अच्छी जो है बेस आपकी बन जाए, अच्छी तैयारी फ्यूचर में आप कर सकें। इसके लिए भी आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने के लिए भी पहले से प्री प्लान्ड रहना पड़ता है और 2 साल जो आप 11th और 12th में यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ वो तैयारी भी आपने करनी होगी, एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेनी होगी, तभी आप अच्छा स्कोर वहां भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की बायोलॉजी सब्जेक्ट की कि आप अधिक मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, तैयारी जारी रखिए।